चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी, आगे बढ़ते हैं। और जितनी भी जनता अगर ये बाद में देखती है, अगर किसी को ऑनलाइन देखनी पड़ती है ये वाली क्लास, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। 1.5x पे कर लेना, थोड़ा सा क्लास में मज़ेदारी आपकी बनी रहेगी। हम बाकी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आज लॉज करवाने हैं। आप लोगों के पास कुछ लॉज हैं चैप्टर नंबर 1 में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऑब्वियसली, पर मुझे पता होने चाहिए। अब हमारे पास है हमारा मॉड्यूल, तो आप लोग डेफिनेशन कहीं से भी एक बार देख सकते हो। मैं केवल डिस्कस कर रहा हूँ, तुम लोगों को जो डेफिनेशन है वो घर से लिख के लानी है। अभी आप लोग पेज नंबर आ जाओ, पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे पहला लॉ सबने देखा हुआ है, हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस बेटा जी, ठीक है। एटम्स किस तरीके से कंबाइन हो करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उनका लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 4 लॉज है मेरे पास लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। सबसे पहला जो लॉ है वो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। मैं सिर्फ एग्जांपल डिस्कस करूंगा आपके साथ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पहले से मालूम नहीं है? मालूम है। क्या मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। गॉट इट बेटा? आ जाइए, दूसरी बात सुनिए मेरी। जितना रिएक्टेंट का मास है, अगर वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना भी गया तो उतना ही टोटल मास किसका हो जाएगा? प्रोडक्ट का हो जाएगा। यही कहना चाह रहा है। और इसी तरीके से यहां पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स यूज्ड। बेटा जी, ये आपको बातें समझ में तो आ रही हैं क्योंकि हमने पहले से किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा एक लॉ मेरे पास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शंस की डेफिनेशन भी आप मॉड्यूल से देख करके घर पे अपने नोट्स में लिखेंगे। वेरी इजी, बहुत ही आसान ये लॉ है, एक बार सुन लो बस। वाटर की बात करी है चलो भाई साहब ने, तो वाटर किस रेशो में कंबाइन करता है एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2 है तो यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो ये 1:8 के रेशो में कंबाइन कर रहा है, यस और नो। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमको ये कहता है कि वाटर चाहे कहीं से भी ले लूं मैं, वाटर चाहे किसी भी सोर्स से ले लूं मैं, वाटर टैप वाटर ले लो, वाटर रेन वाटर ले लो, वाटर कहीं कुएं से जाके भरा हो पानी, तो वाटर का मॉलिक्यूल तो H2O ही रहेगा। तो वाटर चाहे डिफरेंट सोर्सेज से आप ले रहे हो, पर वो हमेशा कंबाइन किस रेशो में करेंगे? 1:8 के रेशो में करेंगे। ये क्लियर है बेटा? दूसरा लॉ बोलो यार, कर लोगे ना? थोड़ा सा काम लिखने को बस घर पे दे रहा हूं। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस। इसको समझाने के लिए डायरेक्ट एक एग्जांपल ले लेता हूं। लिखो मत कुछ भी, सिर्फ देखो। मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स जिनके बीच में एक से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, कोई 2 एलिमेंट्स जिनके बीच में एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म होते हो। फॉर सपोज CO ले लिया मैंने, कार्बन ऑक्सीजन ले लिया मैंने। कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो सुना है सभी ने, और कार्बन डाइऑक्साइड सुना है सभी ने, यस और नो। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के मास का अगर मैं रेशो लूंगा तो ये हो जाएगा 12:16, यस और नो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12:32। अरे 2 ऑक्सीजन है ना, 16 × 2 32। ये क्लियर है? अब ये किस रेशो में कंबाइन कर रहा है? ये 3:4 और ये 3:8 में। बोलो यस और नो। अगर कोई 2 एलिमेंट्स हैं
वो एक से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं। इनमें से एक एलिमेंट जो फिक्स्ड मास ऑफ दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इनमें से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से यहां पे और फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन से यहां पे जुड़ा हुआ है। इनका जो रेशियो होगा आपस में वो एक सिंपल रेशियो होगा। मतलब ऑक्सीजन का यहां पे रेशियो कितना है 16, ऑक्सीजन का यहां पे कितना है रेशियो 32। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये एक सिंपल रेशियो बनेगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा समझा देते हैं। अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स काफी सारे कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो उनमें से एक एलिमेंट जो दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ जुड़ा हुआ है उनका रेशियो एक सिंपल रेशियो होगा। आप देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यार 2:3 बनेगा यार, सिंपल सी बात है बड़ी। अरे ये लॉज कुछ नहीं है, ये बस आपको पता होना चाहिए कि ये बात ये कह रहा था। तो ये बात किसने कही? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ने, कि यहां पे ऑक्सीजन किस रेशियो में होगा 2:3। ये एक सिंपल रेशियो है। सिंपल रेशियो मतलब कोई भी फ्रैक्शन व्रैक्शन में नहीं है, सीधा सीधा आ रहा है। एस को ले सकते हो 1:1, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऑक्सीजन से बिल्कुल सही सिस्टम क्लियर हो रहा ना? क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे बहुत ही ज्यादा आसान बात थी ये। अब अगली बात बस थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है वो कंफ्यूज कर सकती है, पर आप जितना आराम से सुनोगे उतना आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल आपको मॉड्यूल में ही दे रखा है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, घर से बस इसको लिख के लाने का होमवर्क है ना? इसको मैं हटा दूं ना अभी। 3 लॉज आपको समझ में आ गए हैं। चौथे लॉ की मैं बात कर लेता हूं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा फोर्थ लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, ठीक है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हमको ये कहता है कि यहां पे अगर मैं 3 एलिमेंट्स ले लूं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। कितने एलिमेंट्स ले लूं बेटा मैं? 3। इनके बीच में कंपाउंड फॉर्म कर रहा हूं। जो मोस्ट सिंपल कंपाउंड फॉर्म होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वो आपको पता है CO2 ही होगा। आप कोई भी फॉर्म कर सकते हो, ऐसा नहीं कि CO2 ले लिया मैंने, आप CO लेके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे कंपाउंड्स ले रहा हूं जो आपने देखे हैं। आपने S और O के बीच में SO2 देखा हुआ, कार्बन और सल्फर के बीच में CS2 देखा हुआ, यस और नो? ये लॉ कर रहे हो आप, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ध्यान से सुन लेना बहुत ही ज्यादा। ये एलिमेंट्स किस तरीके से किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, बस एक हल्की सी बात आपको बताएगा, ठीक है? मैंने यहां पे कितने एलिमेंट्स लिए हैं? 3। वो कहता है कि अगर A और B एलिमेंट, A और B की रिस्पेक्ट में मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है? A और B अगर C के साथ कंबाइन करते हैं डिफरेंटली, अगर A एलिमेंट और B एलिमेंट किसी C एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है डिफरेंटली, तो कंबाइन जिसमें कर रहा है उसका रेशियो कितना है? 12:32। ये छोटा करना है, इसको 4 से काट दो, 3:8। ये 3:8 में कंबाइन कर रहा है। सल्फर का क्या है? 32:32, दैट इज 1:1 में कंबाइन कर रहा है, यस और नो? अब यहां पे CO2 और SO2 ने, A और B ने तीसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइन किया है, इसमें इसका और इसका रेशियो क्या है? कार्बन और सल्फर का रेशियो क्या है? 3:1। बोलो यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पे एक बार यहां पे रेशियो निकालो। A और B का आपस में क्या जॉइनिंग रेशियो है? CS2 का बताओ, कार्बन का कितना है? 12, सल्फर का कितना हो गया? ये बताओ कितने से जा रहा है? कितने पे जा रहा है बेटा? ये कैंसिल करो इसको। 3:16। थ्री टू 16 पे जा रहा है, बोलो यार। अब वो ये कह रहा है कि ये जो आपका रेशो है जिसमें ये कंबाइन किए हैं, ये रेशो और ये रेशो, ये एक सिंपल रेशो होगा, यानी कि 3:1
यहां पे CS का रेशो क्या है 3:1। यहां पे C और S2 के बीच का रेशो क्या है 3:16। तो ये कैंसिल हो गया, तो रेशो कितना बना 1:, या फिर ऐसे कह लो 16:1। ये सिंपल रेशो बन गया। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? मैं एक बार दोबारा से समझा दूं, दोबारा समझते हैं, ऐसे समझ में नहीं आता एकदम। क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन जो आएगी आपको बोल्ड में करके दे रखी है यहाँ पे मॉड्यूल में। पेपर में कैसे आ सकते हैं, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा ये इनमें से कौन सा लॉ है। एक तो ये तरीका है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ऐसे, मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया और आपको उसमें से चारों के चारों लॉज का नाम दे दिया, बोला ये वाला कौन सा लॉ है। एक तो ये हो सकता है। न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, पर एक आधा हम लोग बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, तो इसकी केवल अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, और ये थोड़ा सा समझने में टेढ़ा है, तो इसको 2 बार 3 बार एक बार बोल बोल कर आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर क्या था, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो भी रहेगा वो एक आधा हम लोग देख लेंगे कि कैसे आएगा। अदरवाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जितनी भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, वो एक्सप्लेनेशन में से कुछ आ जाएगा और आपसे पूछेंगे कि ये वाला लॉ है कि नहीं है। असर्शन रीजन बना सकते हैं अगर आपने कभी असर्शन रीजन की प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, चलिए आ जाओ इधर देख लो एक बार। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन क्या कहता है कि अगर आपके 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, जिसमें से A और B एलिमेंट C के साथ इंडिविजुअल कंपाउंड्स बनाते हैं, तो यहाँ पे ये जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स बना रहे हैं, इसमें कार्बन का रेशो और इसमें सल्फर, यानी कि A और B का जो रेशो है वो ये है। अब दूसरी बात, सेकंड पॉइंट, A और B जो आपस में कंपाउंड बना रहे हैं, इनका रेशो ये है। अब यहां पे A और B का रेशो और यहां A और B का रेशो का जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो यार, ये सॉल्व नो। एक बार दोबारा कर दें। फॉर सपोज कार्बन, हाइड्रोजन और क्या ले लें, ऑक्सीजन ले लें। कार्बन का सिंपल कंपाउंड मीथेन बना लो, यहां पे क्या बना लो H2O बना लो, और यहां पे अगेन क्या बना लो CO2 बना लो। ठीक है, A और B इसको मान लें। A और B C के साथ जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इसमें इसका कितना रेशो है बताओ? 12:4 का, 3:1 का। बेटा इधर आ जाओ, 2:16 का, 1:8 का। अब यहां पे और यहां पे से कार्बन और ऑक्सीजन को निकाल लो, तो ये कितना बना 3:, ये बना 3:8। यस और नो? ये एक बात, मेरा पहला पॉइंट पूरा हो गया। अब मैं आता हूं अपने दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है कि CO2 का क्या रेशो है। CO2 का रेशो निकाला जब हमने साहब, तो ये बना ये, और ये 4 पे काटा 3:8। ये मेरा दूसरा पॉइंट पूरा हो गया। तीसरा मेन पॉइंट है कि यहां पे ऊपर वाले कार्बन ऑक्सीजन का रेशो और नीचे डायरेक्टली जो कंपाउंड फॉर्म कर रहा था, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के रेशो का रेशो एक सिंपल रेशो होगा। यानी कि 3:8 यहां से आया और 3:8 यहां से आया। ये कितना बन गया 1:1। ये एक सिंपल रेशो है। क्या आपको बात समझ में आई? राघव भाई देख ले, कोई बात नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लो। सबसे कंफ्यूजिंग यही है थोड़ा सा, पर मैंने कोशिश करी है आपको एक सिंपल टर्म्स में एग्जाम्पल के साथ समझाने की। जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो थोड़ी आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, पर जब आप एग्जाम्पल एक बार खुद से प्रैक्टिस करके सीख लोगे, उसके बाद आप इसको खुद बना सकते हो कि व्हेन A and B combines with third element C, the ratio of A and B here is this। ठीक है, अगेन आप सेकेंड एक पॉइंट बना सकते हो, when A और B is directly combining with each other, their ratio is A:B here। now the ratio of पहले वाला और the ratio of अब वाला ज्वाइनिंग कंपाउंड का जो रेशो होगा वो एक सिंपल रेशो होगा। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के बड़ा सारा पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आता नहीं है पेपर में, बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत लिमिटेड, मतलब 0.5% चांस है। अगर पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। हम पूरा सिलेबस कर रहे हैं इसलिए आपके साथ डिस्कस क्लास में ही कर दिया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ रहे हैं, पेज नंबर 3 पे आपको सारे डेफिनेशंस क्लियरली विजिबल हो गए होंगे।
अब आप हेडिंग बना लो इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप इसके एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल नोट करने से ही आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। उसमें दो ही एलिमेंट होने चाहिए, वही दो से डिफरेंट कंपाउंड्स होने चाहिए। आपने एक ले लिया CO2 और एक ले लिया H2, आपने 3 कर दिए इन टोटल एलिमेंट्स। गॉट इट? हाँ, कोई भी उसी का, उन्हीं दोनों का, ठीक है। डन डन। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ। साथियों, चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। ये छोटू सा टॉपिक था। एग्जाम्पल नहीं हटाए? नहीं हटाते यार। करो फटाफट, नोट करो, फिर ही आगे बढ़ेंगे ना एक ही बार। एग्जाम्पल नोट कर लेना। घर पे जब आप डेफिनेशन करोगे, लिखोगे, तो आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा इस एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल से जितना इजीली आपको समझ में आ रहा है उतना आपको डेफिनेशन पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप डेफिनेशन ज़्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो सकता, हो जाओ, पर एग्जाम्पल आ गया, फिर डेफिनेशन पढ़ोगे तो फिर आपको लगेगा हाँ नहीं ठीक है। चलिए हटा दें। डन। चलो हटा देते हैं मित्रों। चलो देखो, हेडिंग डाल लो एम्पिरिकल फॉर्मूला, या फिर एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हालांकि आपको पता है होता क्या है, पर फिर भी मैं एक छोटी छोटी डेफिनेशन आपको ओरली बोल रहा हूं, आप लोग लिखो साथ साथ, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। मैं बोल ही रहा हूं, ओरल बोल रहा हूं, आप लोग लिखना, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ empirical formula of the compound gives the simplest whole number ratio of moles of different elements, whole number ratio of moles of different element present in the compound, whole number ratio of moles of different elements present in the compound, full stop. Whereas molecular formula of a compound, whereas molecular formula of the compound gives the
gives the actual ratio of moles of different elements present in the compound. ठीक है, डेफिनेशन हो गया आप लोग का. एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले किया है क्लास में कभी? काफी ज्यादा कैलकुलेशन वाला है ये, एंट्रेंस के लिए पढ़ा था. ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, इजी है टॉपिक, बट विद कैलकुलेशंस आता है. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करने में जिनको प्रॉब्लम रहती है उनसे एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चन लगते नहीं हैं, अदरवाइज काफ़ी आसान ये टॉपिक है. चलिए मैं समझाना शुरू करूं एक बार एम्पिरिकल फार्मूला क्या है. देखिए, आप बाय द डेफिनेशन अगर जाएं तो फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन ले लेता हूं एक बार. आपको बताना बेंजीन क्या होती है बच्चों? व्हाट इज बेंजीन? C6H6. अरे बोलो यार, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन. आपको C2H2 याद है? इसको कहते हैं एसिटाइलिन, या अभी याद कर लो, ये कॉमन नेम है इसका. इथाइन आपने सुना होगा, इथाइन, इथेन, इथीन, इथाइन सुना है? ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ देखा है ऐसा बचपन में? ऑर्गेनिक करूंगा तो ये देख देख के पागल हो जाओगे तुम. ठीक है, इतनी बार आएगा ये. इसका इथाइन का जो कॉमन नेम होता है वो एसिटाइलिन होता है. ठीक है, ये आपके मोलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि बेंजीन में एक्चुअल में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं. अब मुझे अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इन एटम्स का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कंसीडर कर लूंगा. राघव दादा, क्या कंसीडर कर लूंगा? ऊपर तो देखो एक बार. अरे ये एक्चुअल फॉर्मूला है बेंजीन का, जिसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये जेन्युइन होते हैं. अब अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है बेंजीन का, तो इनका सिंपल रेशियो ले लूंगा इन एटम्स का. तो सिंपल रेशियो अगर मैं लेने पे आऊं तो 6 से 6 कैंसल. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? CH बनेगा बेंजीन का. क्या आपको बात समझ में आ रही है? सुनो और सुनो, इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? CH ही बनेगा, क्योंकि यहां भी 2:2 है तो 1:1 के रेशियो से ये कैंसिल हो रहा है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है सिंपल होल नंबर रेशियो है किसका? मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक्चुअल एटम्स का, जो फॉर्मूले में होते हैं, जिसको आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हो. शायद आपको बात समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रहा हूं. एक बात छोटी सी बस नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, वो होता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला. यहां पे n लगा देता हूं मैं. ठीक है, n का मतलब, यहां पे n का मतलब क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, जितना आपने कैंसिल किया है, राइट. और यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी. n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. अब सुनो ध्यान से, एक और बात है. ये तो एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास होगा. अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूं, इधर देखो यार, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालूं तो यहां पे 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1 बनेगा 78 बनेगा. समझ रहे हो? और यहां पे अगर मैं करूं तो 12 इंटू 12 प्लस 1 कितना बनेगा? 13. तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 78 है और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है, तो 78/13 करोगे तो आपका 6 ही आएगा. क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो यार, नहीं आई बात समझ में? ये वाली बात समझ में आ गई थी? यहां पे मैंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ये तो एटम्स की बात हो रही थी तो ऐसे कर दिया. अब मैं कह रहा हूं अगर मास गिवन आ जाए, फॉर सपोज तेरे को क्वेश्चन में आ गया मॉलिक्यूलर मास गिवन, तेरे को कहा कि मॉलिक्यूलर मास 78 है और तूने एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाया CH, तो अब तेरे को आंसर देना है कि ये क्या होगा.
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ। तो तूने पता क्या किया, तूने ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो गिवन था उसको यहां लिखा, और जो तेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला आया था उसका मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही एटॉमिक मास को ऐड करके एक मास बनाया, उसको जब हमने डिवाइड किया तो n आ गया। अब ये n वही नंबर है जो यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब मैं CH को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। अब आई बात समझ? देख ले, अभी क्वेश्चन दे दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। ये दो बातें हो सकती हैं बस, ठीक है। अब इसके अलावा तीसरी कहानी है कि आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से बस सुनना पड़ेगा और थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसको एक बार नोट कर लो, डेफिनेशन लिखवा दी थी ओरल बोल के, एग्जाम्पल डाल लो कि ये दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इन दोनों के एम्पिरिकल फॉर्मूला CH हैं और ये दो पॉइंट्स करो फटाफट, फिर आगे बढ़ रहे हैं। डन हो गया बेटा, बढ़ जाए आगे, चलो देखो। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, मैं बोर्ड पे लिखता हूं। हटा दे बेटा, क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड what is the simplest formula of compound which has the following percentage composition? ठीक है बालकों, ये क्वेश्चन है और कंपोजिशन दे रखी है कार्बन की 80%, हाइड्रोजन 20%। ठीक है, देन मेरे को पूछा है इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया तूने? पहले वाला इतनी जल्दी कैसे बता दिया? सर उसके लिए एटॉमिक नंबर को डिवाइड वगैरह करना पड़ता है। हाँ फिर सुन तो सही, पहले गलत है। चलो आ जाओ एक बार देख लो, देख लेते हैं क्या बन रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, पहले सीख लो ना, इतनी जल्दी क्या है। मेरे को साथ साथ बताइए चल, ठीक है, जो जो पता है साथ साथ बताना, और अगर कंफ्यूजन है तो पहले पूरा सुनना। ठीक है, पूरा आता है तो साथ साथ, अदरवाइज सुनना। चलिए देखिए, मेरे को क्लियर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्मूला। सिंपलेस्ट फॉर्मूला का मतलब ही एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक तो बात ये है। दूसरा मेरे को यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है, ये बाय मास में दी होती है। किस में दी होती है? बाय मास में।
आपको पता है अगर कोई भी परसेंटेज बाय मास दिया हो, फॉर सपोज 5% बाय मास दिया हो, इसका क्या मतलब होता है? 5 ग्राम ऑफ दैट कंपोनेंट, राइट। 5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अरे यार यही होता है कि नहीं होता, बोलो यार। चलिए ठीक है, तो अब ना सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला शुरू करेंगे, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले आप सिंबल लिखेंगे। 5% बाय मास गिवन का सामने। अरे दादा एग्जाम्पल लिया था, अब तुम देखते नहीं हो ना, पहले लिखते हो, पहले कॉपी में लिख लो, भर लो तुम। अबे यहाँ देख लो यार, कहीं नहीं भाग के जा रहे हम, मैं तेरे को ये दोबारा भेज दूंगा, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है हमें, हम आराम से काम करेंगे, एक दिन फालतू बुला लूंगा यार। इधर देखो, पहले सीख लो पर पूरा। सिंबल कार्बन है और हाइड्रोजन है, पहले सिंबल का बॉक्स, उसके बाद परसेंटेज का बॉक्स, ठीक है? मेरे को कितना परसेंटेज गिवन है कार्बन का? 80, और ये कितना गिवन है? 20। अब यहां पे आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो कि ये परसेंटेज बाय मास गिवन है। क्या गिवन है बेटा? परसेंटेज बाय मास। इसके बाद आप एटॉमिक नंबर का बॉक्स बनाओगे। किसका बनाओगे बेटा? एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है? सॉरी, एटॉमिक मास का। किसका बनाओगे बेटा? एटॉमिक मास का। कार्बन का कितना है? 12। हाइड्रोजन का कितना है? 1। ये क्लियर है? अब आप मोल्स निकालोगे, क्योंकि है तो ये सिंपल मोल्स का रेशो ना, तो हम क्या निकालेंगे? मोल्स। मोल्स कैसे निकालते हो? मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अरे मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है भाई? मॉलिक्यूलर मास। आपको यहां पे गिवन मास नहीं है, गिवन परसेंटेज बाय मास है। तो परसेंटेज बाय मास गिवन है, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं सॉल्यूट का गिवन मास भी पता ही है। अरे अगर 80% है तो कार्बन का 80 ग्राम हो गया ना 100 में से। अरे बोलो ना यार, तो कार्बन का 80% है, मतलब कार्बन का 80 मान लो आप लोग। तो मोल्स निकालने के लिए गिवन मास इसको मान लो और मॉलिक्यूलर मास इसको मान लो। इसके मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अरे मास अगर डायरेक्टली, अगर आपको कभी मास गिवन हो तब भी आपको मोल्स ही निकालने हैं, अगर परसेंटेज में मास गिवन हो तब भी इसका एक ही मतलब होता है, मोल्स हम ऐसे ही निकालेंगे। क्लियर होगी बात? आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आंसर आने वाला है? इसका आंसर आएगा 6.66। कोशिश पता है क्या करना? कोशिश आप लोग ये करना कि पॉइंट के बाद वैसे तो 3 डेसिमल तक सॉल्व करना, पर आपको ज्यादा मुश्किल लगे तो मिनिमम 2 तक तो करना ही है। अगर आपने मिनिमम 2 तक डेसिमल तक सॉल्व नहीं किया, आपने सोचा मैं 6.6 से ही काम चला लूंगा या चला लूंगी, तो फिर आपका गलत होने वाला है, फिर आप रेडी रहो, ठीक है ना? खुद करके देख लेना आप ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहां पे 20 अप टू 2 डेसिमल तक मिनिमम, वैसे 3 तक कंफर्टेबल होने के लिए, बिल्कुल क्लियर होने के लिए अप टू 3 डेसिमल तक करना है। ये क्या सिंपल रेशो बना है? तुम्हें लग रहा है सिंपल रेशो है? कोई, मुझे तो नहीं लग रहा सिंपल रेशो है। अभी रुक जाओ, टिक जा तू थोड़ा सा, 1 मिनट और सुन ले, बस 1 मिनट करेंगे। सिंपल रेशो है तो इन्हीं दोनों का रेशो ना, तो एक काम करो, इनमें से जो छोटी वैल्यू है उसको दोनों से डिवाइड कर दो। फॉर सिंपल रेशो इनमें से जो छोटी वैल्यू है, कौन है इनमें से छोटी वैल्यू? तो 6.66 को आप दोनों से ही डिवाइड करोगे, क्योंकि रेशो आपने इन दोनों का लेना है। तो आपका आंसर आ गया, एक तो 1 आ गया, और 6.66 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 19, 6 3 जा 18 और ये 19, 19.98 में डिफरेंस जो है ना वो 0.02 का डिफरेंस है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले रहे हो। अगर ये 0.2 का डिफरेंस होता ना तो मैं 3 नहीं लेता। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अरे अगर 19.8 होता ना ये, तो मैं इसको सॉरी 3 क्या ले लिया हम लोगों ने? हाँ 3 से, अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया? तो इसको अप्रोक्सीमेटली 20 लेट कर लो। अगर ये 19.7 होता तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 20 लेट नहीं करता, क्योंकि यहां पे जो फर्क है वो
3 का है, और यहाँ पे जो फर्क है वो 0.02 का फर्क है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं कह रहा था अप टू 3 डेसिमल तक करो। अब अगर 6.66 और 6 को मल्टीप्लाई करते ना तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 ही बनता। मेरी बात समझ में आ रही? क्यों मैं अप टू 3 डेसिमल तक आपको सलाह दे रहा था कि अप टू 3 डेसिमल तक करो, क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेशन भी बहुत ही मतलब हद लेवल का कम है। तो आप यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3। क्या आपको बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो यार, पक्का? सर वो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख, मेरे को बनाना था 20, मेरे को एक्चुअल में क्या करना था मैं एक बार दोबारा से आपको समझाता हूँ। सिंबल दिया था, परसेंटेज दी थी, एटॉमिक मास पता है, मोल्स निकाल लिए, सिंपल रेशो तो बनानी, सिंपल रेशो बनाने के लिए छोटे से डिवाइड कर दिया। ये तो 1 हो गया क्योंकि 1 मेरा मकसद था इसको बनाना, छोटे से डिवाइड इसलिए किया था, चलिए ये तो 1 बने। अब ये कितना बन रहा है, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? तो मैंने आपको कहा यार 6 2 12, 6 3 18 होता है, पर ये 6.6 है तो कहीं ना कहीं जाएगा तो ये 3 के आसपास ही जाएगा। तो मैंने जब 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आया? 19.98। अब मैं इसको 20 लेट कर सकता हूं। फिर मैंने आपको ये समझाया कि यार अगर आपका 19.7 आता ना तो फिर मेरे को और बड़े नंबर से, मतलब फिर मैं पॉइंट में ही लिखता, फिर मैं डायरेक्टली इसको 3 नहीं लिखता। क्या आपको बात समझ में आ रही भाई? तो क्या लिखते हैं? अरे भाई अगर ये फॉर सपोज 3.2 पे कैंसिल होता तो 3.2 का 3.2 ही लिखता फिर मैं। तो फिर फॉर्मूला बनता CH 3.2। नहीं बनता, फिर मैं और एक नेक्स्ट होल नंबर देखता। यहाँ तो सिंपल बन गया आपका, बाय चांस की बात है। अगर यहाँ पे सिंपल नहीं बनता, फॉर सपोज डिवाइड करने के बाद आपका सिंपल नहीं बनता, आपका कुछ और बनता, तो हम नेक्स्ट बड़ा देखते। जैसे फॉर सपोज एक में आपका 1 बन गया और एक में आपका क्या बन गया? 1.5 बन गया। तो यार ये तो बनी नहीं कहानी, ये तो सिंपल है नहीं। अब सिंपल बनाए कैसे? इसको डिवाइड भी हम कर चुके हैं एक बार, तो हम क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होल नंबर बनेगा तो इसको मैं डबल करूंगा तो कितना बनेगा? 3। तो इसको डबल करने पर अगर 3 बन रहा है, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल ये 3 बन पा रहा है, नेक्स्ट बड़ा और बड़ा नहीं। तुम ये कहो यार 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते तुम? नहीं, नेक्स्ट बड़ा, तो नेक्स्ट बड़ा 3 बना, किससे मल्टीप्लाई करने पे? 2 पे, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर देना। अभी ये करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आंसर कितना आ गया? 1 और 3। तो सिंपल रेशो कार्बन कितना है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? कार्बन कितना है? 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3। ये CH3 आपका कौन सा फॉर्मूला है? ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। ये बात समझ में आई? अब आपको क्या बनाना था? और सेकंड पार्ट क्या है इसके अंदर? इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 30 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? सुनो ये, ओए इधर आजा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। फॉर्मूला करवाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है? 30, n मुझे पता नहीं है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH3, 12 और 3 15। अरे आ गया नहीं आ गया? तो n कितना आ गया? n2 आ गया। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आंसर हो गया। बात बन गई कि नहीं बन गई? बोलो। देखो जो दिक्कत आएगी कहीं नहीं आएगी आपको, यहां तक आपको सब समझ में आ गया। मोल्स निकालने, दिक्कत यहां के बाद आएगी। सबसे पहले यहां पे मोल्स निकाल लिए। मोल्स का क्योंकि सिंपल रेशो बनानी, सिंपल रेशो बनाने के लिए सबसे छोटे से सबको क्या कर देना? पहले डिवाइड करने के बाद अगर बाय चांस सिंपल रेशो आ जाए तो वेल एंड गुड है, वही आपका आंसर है। अदरवाइज इसको सिंपल बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा देखेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल बड़ा एक प्रॉपर होल नंबर क्या हो सकता है विद वेरी 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 लिटिल अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमने यहां पे लगाई है। अब कायदे से ये 3.01 पे जाना चाहिए था या 3.0 समथिंग पे जाना चाहिए था। आप कैलकुलेटर से करके देखो, कैलकुलेटर से करके देखो 20 डिवाइड बाय 6.66 क्या आंसर आ रहा है मैं बताता हूं आपको। डिवाइडेड बाय
6.66 3.003 आ रहा है 3.003, इसलिए मैंने इसको 3 लिखा है। 3.1 या 3.2 आ जाता ना तो मैं 3.2 ही लिखता, फिर यहाँ पे फिर नहीं मैं कर सकता था 3। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अप्रोक्सीमेशन की भी एक आपको वो दे रहा हूं मैं रेंज, कि किस रेंज में आपने अप्रोक्सीमेशन लेनी है, ऐसे नहीं मुंह दे के ले लेनी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम बढ़ेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला का देख लेंगे कोई क्वेश्चन। बाकी एक बेसिक सा इसमें सारी बात मैंने आपको कवर करवा दी है एक बार। इसको यूज हम किसी काफ़ी तरह से कर सकते हैं, क्वेश्चन में जैसे आएगा कंसेप्ट यही रहने वाला है इसका, ठीक है। तो आज की क्लास में एम्पिरिकल फार्मूला तो इतना ही करेंगे, क्योंकि अगला क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं होमवर्क में देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट इतना ही, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।